नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के मुख्य प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज जंगल, फॉरेस्ट, घास का मैदान, ग्रासलैंड, झील, लेक या फिर डी ओशियन। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात की गई है तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, ओशियन होगा। ठीक है, मोर देन 71 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 71% अर्थ के सरफेस पे आपका ओशियन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा पेरियार, तीसरा दिया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क और आखिरी ऑप्शन आपका दिया गया है राजाजी नेशनल पार्क। यहां पे करेक्ट आंसर है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। यहां पे कुछ फैक्ट्स आप याद रखिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और अगर हम दूसरे नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहां पर कान्हा नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। पेरियार नेशनल पार्क कहां है? केरला में है। देखिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। प्रश्न आपका यह भी बन सकता है कि यह नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो इसी वजह से मैं यहां पर आपको बता दे रही हूं। तो पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उसी तरीके से राजाजी नेशनल पार्क भी कहां पर है? उत्तराखंड में। नोट डाउन कर लीजिए एक जगह क्लास। ठीक है, अच्छा, यहां पे नेशनल पार्क की बात हुई है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हुई है, तो एक फैक्ट और नोट डाउन कर लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, कई बार प्रश्न यहां से बनते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में लाया गया था? तो 1973। कई परीक्षाओं में स्टेट पीसीएस में भी यहां से प्रश्न बने हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में है और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। In village people use wood as a fuel because, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। It is considered to be an ideal fuel। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती चीज है। Of it easy availability and low cost। फिर तीसरा दिया गया, यह पर्यावरणीय हितैषी है। It is environmental friendly। और आखिरी ऑप्शन दिया गया है, यह आसानी से आग पकड़ लेती है। It catches fire easily। विलेजेस में लोग लकड़ियों का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाती है और फ्री में मिलती है। अब आप लकड़ी लेने जाते हो, अगर आपको पैसे देने भी पड़ते हैं तो बहुत कम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो लोग जाते हैं, घूमते घूमते लकड़ियां बटोरते रहते हैं, बटोर के लाते हैं और शाम को उसी पे चूल्हा जलाया जाता है और खाना बनता है। तो ऑफ इट इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको कहीं पे अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। ये प्रश्न आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, पहला ऑप्शन दिया गया है वनों का विकास कर रेजिंग फॉरेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं एफॉरेस्टेशन के थ्रू। दूसरा, वनों की कटाई कर जिसको कि डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तीसरा, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करके एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और आखिरी दिया गया है जंतुओं द्वारा अतिचरण, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल। तो मैं आपको बता दूं, सॉइल इरोजन किन किन कारणों से होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ की कटाई की वजह से। ठीक है, वनों की कटाई किया जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो कुछ समय बाद जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। ठीक है, अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल, ठीक है, जंतुओं द्वारा अतिचरण अगर होता है तब भी सॉइल इरोजन होता है। अब यहां पे पूछा गया है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, किसके द्वारा हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? तो यहां पे क्या होगा? ए,
वनों का विकास कर कर, जिसको कि रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट कहें या फिर एफॉरेस्टेशन कहें, कोई भी टर्म आपको दिया जा सकता है, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, अफॉरेस्टेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी किस वर्ष में? 1986 में, 1988 में, 1990 में या फिर 1983 में? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो किस वर्ष लागू हुआ है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका है ए, 1986 में। अगर आप लोग 1986 देख रहे होंगे तो आपको कुछ चीजें और भी याद आ रही होगी। मैंने आपको बताया था EPA एक्ट के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में, जो कि कब आया था आपका 1986 में। ये भी चीज यहां पे याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। ऐसे ही अगर पेपर में आपसे पूछ लिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA, तो ये वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका कब आया है बताइए? 1972 में। ये भी चीज याद रखिएगा, यहां पे 1986। इसी तरीके से बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है? तो ये आपका कब आया है? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम, ये आपका हो गया वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कह रहे हैं, 1986। बायोडायवर्सिटी एक्ट, जिसको कि हम जैव विविधता अधिनियम कह रहे हैं, ये 2002 में। ये कुछ और चीजें आप याद रखेंगे, पेपर में प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। और गंगा एक्शन प्लान 1986 तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन, द रेडियो एक्टिविता की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी रेडियो एक्टिव की एक्टिविटी की कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट पूछा जा रहा है। पहला आपका डेसिबल दिया है, दूसरा क्यूरी दिया है, तीसरा हर्ट्ज दिया है और आखिरी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हम डेसिबल की बात करते हैं, हम डीबी की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम साउंड की बात करते हैं, ठीक है, हम ध्वनि की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी हम हर्ट्ज की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात की गई है, तो यहां पे आपका सही उत्तर होगा बी, क्यूरी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये है आपका माइकोराइजिया पाया जाता है। माइकोराइजिया इज प्रेजेंट इन साइकस में या फिर गुलाब के पेड़ में, रोज, पाइनस या फिर बुरांश। इसमें से किसमें आपका माइकोराइजिया पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है पाइनस में, पाइनस, ठीक है। ये मेनली आपके रूट्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, रूट्स में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टिनिटस रोग में होता है, द इफेक्ट ऑफ टिनिटस डिजीज इज, पहला कान में निरंतर घंटी की आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, या फिर परसिस्टेंट रिंगिंग साउंड इन द ईयर, दूसरा दिया है कम दृष्टि, लो आईसाइट, तीसरा दिया है सूखी त्वचा, ड्राई स्किन, या फिर आखिरी दिया गया है स्लो हार्ट बीट, हृदय की धीमी धड़कन। तो आपसे पूछा गया टिनिटस डिजीज में क्या होता है, तो टिनिटस डिजीज में ना क्या होता है, ये आपका रिंगिंग ईयर भी से कहते हैं, इसमें दिक्कत होती है रिंगिंग ईयर की, मतलब आपके कान में ध्वनि की आवाज, जैसे घंटी की आवाज, कुछ रिंग की आवाज आती रहती है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कान में निरंतर घंटी की आवाज, परसिस्टेंट रिंगिंग साउंड इन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? देखिए क्लास, जब भी पेपर में ये चीज लिखी रहे ना, ध्यान दीजिएगा। कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और तुरंत आंसर मार्क कर देते हैं, OMR में भर देते हैं, और एक बार आपने OMR में गोला भरा तो फिर आपके पास करेक्शन के चांसेस नहीं रह जाते। तो पहला देखिए, नॉट एयर पॉल्यूटेंट पूछा गया है, आपका दिया गया एक्सरे, दूसरा दिया गया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर तीसरा दिया गया है SPM, और फिर आखिरी दिया गया SO2 गैस। चलिए ठीक है, यहां पर कुछ चीजें फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
मैंने पहले की भी क्लासेस में आपको बताया है, पेपर में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। SO2 की अगर हम बात करें तो दो गैसेस आपकी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि जब भी हम बात करते हैं तो ये दो गैसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? एसिड रेन के लिए। पेपर में प्रश्न बनता है आपका कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर SO2 दिया रहेगा तो आप उस पर टिक लगाएंगे, अगर नाइट्रस ऑक्साइड दिया रहेगा तो आप उस पर टिक लगाएंगे, और अगर दोनों दिया रहेगा तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे, मतलब एक ही ऑप्शन में। ठीक है, फिर दूसरा है SPM मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये आपके मेनली सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो कि आपके पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। धूल में जो कण होते हैं ना, आप उसको उस तरीके से समझिए, जब धूल में छोटे छोटे कण आपको दिखते हैं उसको हम लोग पर्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, और ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। तो ये भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। SO2 आपका एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपके पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी ग्रीन हाउस गैस ही हो गई। ठीक है, तो मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स SO2 और CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों आपके एयर पॉल्यूटेंट हैं, लेकिन एक्सरे आपका एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉट पूछा था। जितने भी फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं सब नोट डाउन करते हुए क्लास चलिए। SPM के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो कण होते हैं जो हवा में घूमते हैं। ठीक है, तो उसके ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिटिल आइस एज। प्लांटेशन, वृक्षारोपण, ए दिया गया है। डी दिया गया है ज्वालामुखी धूल, वॉल्केनिक डस्ट। सी दिया गया है अत्यधिक यातायात वाहन, एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और डी दिया गया है साउंड पॉल्यूटेंट। अब साउंड पॉल्यूटेंट तो आपके लिटिल आइस एज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, साउंड और आइस एज में कोई वो नहीं है। एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ज्यादा व्हीकल ट्रेवल करेंगी तो ऑफकोर्स सी बात है ज्यादा पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज होगा, गैसेस रिलीज होंगी, जिसके की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो लिटिल आइस एज से उसका भी कोई वो नहीं है। प्लांटेशन इतना होगा नहीं कि आपके लिटिल आइस एज आ जाए। ठीक है, प्लांटेशन करने के कारण वातावरण में इतनी ठंडक नहीं बढ़ जाएगी। इसके पीछे जो रीजन है वो है ज्वालामुखी धूल, वॉल्केनिक डस्ट। ठीक है, ये वॉल्केनिक डस्ट क्या करेंगी? जो हीट है उनको ट्रैप करेंगी या फिर उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वें प्रश्न को देखिए। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती हैं। ठीक है, रहीम प्रिपेयर अ पॉन्ड, फिल वाटर, देन डिस्पर्स फिशेस इन इट, बट द फिशेस आर नॉट अलाइव ऑन द पॉन्ड। इट इज रीजन इसके पीछे पूछा गया है। क्यों भाई? उसने इतने मन से तालाब बनाया, ठीक है, उसमें मछलियां डाली, लेकिन मछलियां उसमें सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये प्रश्न है। बहुत आसान है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। पहला, गहरा तालाब है, बहुत डीप पॉन्ड उसने बना दिया है। दूसरा, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। फिर सी, पक्का तालाब है ये, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं, हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, तो वाटर बॉडीज में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, छोटी छोटी फिशेस, बड़ी फिश, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऑक्सीजन को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। पानी में आपके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कौन कंज्यूम करते हैं? ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपके पानी में होते हैं। तो अगर रहीम ने एक तालाब बनाया है और उस तालाब में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है, घुला हुआ ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें वो जब भी मछलियां डालेगा, मछलियां मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। समझ में आ रहा है? तो बी एक रीजन हो सकता है, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, अच्छा, एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, बीओडी क्या है?
बीओडी क्या है और बीओडी किस चीज से रिलेटेड है, यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। बीओडी मतलब होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और कभी भी अगर पूछेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस चीज से रिलेटेड है तो आप याद रखेंगे वाटर पॉल्यूशन से, ठीक है। इतना ही मैं आपको यहां पे बता रही हूं, ये सब चीजें क्लास में, थ्योरेटिकल क्लास में अच्छे से कवर की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका क्या कारण हो सकता है? Suresh produced much production of a wheat without the use of fertilizer in the same field where the peas were cultivated earlier. It is a reason. इसके पीछे its reason is पूछा है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहला फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है। दूसरा आपका ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। तीसरा आपका राइजोबियम जीवाणु के कारण, राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण, और आखिरी दिया गया है श्वासन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे पीस की बात कर रही है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, मटर की बात कर रहे हैं, तो मटर में आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। एक मटर का पौधा है, ये मैं एक मटर का पौधा बना रही हूं, आप लोग मान लीजिए है, अगर नहीं भी दिखता होगा ऐसा तब भी प्लीज मान लीजिएगा। इस मटर के पौधे में जो इनकी जड़ें हैं, यहाँ पे आपके राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया करते क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जो पी प्लांट है उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते थे, जिसने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया सॉइल में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में होने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और इसी वजह से सुरेश को बिना किसी फर्टिलाइजर के यूज किए हुए भी गेहूं का ज्यादा उत्पादन मिलता है, ठीक है, वो ज्यादा उत्पादन कर पाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉइल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब जो भी प्रश्न है वो सॉइल से रिलेटेड है। पहला आपका दिया गया, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। सॉइल इज द बेसिक मीडियम फॉर द फूड एंड द टिम्बर। ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। प्लांट्स आपके जो हैं वो ट्रीज जो है वो किस पे ग्रो करते हैं? यूजुअली सॉइल पे, मिट्टी पे, मिट्टी की जरूरत होती है उनको। दूसरा, मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये भी ऑफकोर्स सी बात है। जैसे ही पानी की जरूरत, जैसे पानी की जरूरत होती है आपकी हवा की जरूरत होती है, वैसे मिट्टी की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये भी सही है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती। ऑल कम्युनिटीज एंड देयर कल्चर डिपेंड्स ऑन द सॉइल। नहीं, ये कैसे? ऑल द कम्युनिटीज एंड देयर कल्चर डिपेंड्स ऑन द सॉइल। कल्चर सॉइल पे कैसे डिपेंड होगा? हाँ, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होंगे, रीति रिवाज ऐसे होंगे जहां पे सॉइल की जरूरत होगी, लेकिन पूरी तरीके से हम इस स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते हैं। तो थर्ड को हम पूरी तरीके से सही नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन में आपका क्या सही होगा? 1 और 2 आर करेक्ट। 1 और 2 में तो कोई भी संशय नहीं होगा आपको, ठीक है। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साइकिल के लिए, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की साइकिल हो, उसके लिए आपके सॉइल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और फूड और टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट? किसकी बात की गई है? अर्थ क्रस्ट की बात की गई है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात की गई है, पृथ्वी के क्रस्ट की बात की गई है। अच्छा, आपने अगर पढ़ा होगा तो क्रस्ट होता है, ठीक है, मेंटल होता है और कोर होता है। यहां पे हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यहां पे अप्रोक्सीमेटली 46.6% क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 27.7% क्या है? सिलिकॉन है, दिख रहा है आपको। और फिर इसके बाद अदर एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपका पेपर में पूछेगा कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो आप ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई।
अच्छा, अर्थ क्रस्ट में दो चीज आती है, सियाल और सीमा, ठीक है। इसका मतलब होता है सिलिकेट एल्यूमिनियम, ठीक है, Al एल्यूमिनियम, ये सिलिकन, Si मतलब सिलिकन और ये मैग्नीज। कभी ऐसे पेपर में पूछ रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा ये सीमा और सियाल क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वातावरण सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। Which of the following type of forest cover the largest area in India? फॉरेस्ट की बात की जा रही है, ये चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहां कौन सा है। तो सबसे पहले दिया गया है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन, फिर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, फिर तीसरा दिया गया उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और आखिरी दिया गया सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय वन। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसका सही उत्तर आपका है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। पर्णपाती जो एक स्पेसिफिक समय पे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पर्णपाती। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनका कि 12 महीने ये अपनी पत्तियां इनकी कभी झड़ती नहीं है। लेकिन पर्णपाती फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो एक समय पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, झड़ जाती हैं इनकी पत्तियां, फिर दोबारा आ जाती हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? Which is the first stage in the process of a species becoming irreversibly extinct? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है पारिस्थितिकीय विलोपन, जिसको कि हम कहते हैं इकोलॉजिकल एक्सटेंशन। दूसरा दिया गया है सामूहिक विलोपन, जिसको कि कहा जाता है मास एक्सटेंशन। तीसरा दिया गया है स्थानीय विलोपन, जिसको कि कहा जाता है लोकल एक्सटेंशन। और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है जैविक विलोपन, जिसको कि कहते हैं बायोलॉजिकल एक्सटेंशन। और यहां पर आपसे पूछा गया है पहले चरण के बारे में, फर्स्ट स्टेज के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन में हर जगह विलोपन की बात की गई है, एक्सटेंशन की बात की गई है, तो आप कहेंगे हाँ मैम की गई है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे जब हमने फर्स्ट स्टेज की बात की है, तो याद रखिएगा ऑप्शंस में से जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जो सबसे कम पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करती होगी, वो पहला चरण होगा। समझ में आ रहा हो? यहां पे सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? वो है लोकल एक्सटेंशन। तो सबसे पहले LE मैं लिख रही हूं लोकल एक्सटेंशन के लिए, स्थानीय विलोपन के लिए मैंने LE लिखा है। तो पहले चरण में सबसे पहले आपका लोकल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक लोकल एरिया में जो स्पीशीज रह रहे हैं वो आपके घटने लगते हैं, तो पहला लोकल एक्सटेंशन होता है। दूसरा आपका मास एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन, इनकी मासेस में एक्सटेंशन बढ़ जाता है, विलोपन बढ़ जाता है, ठीक है। ये बहुत तेजी से घटने लगते हैं। और मास एक्सटेंशन के बाद आपका इकोलॉजिकल एक्सटेंशन होता है। ये चीज आप यहां से समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? C इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय विलोपन, सबसे पहले लोकल एक्सटेंशन होगा, लोकल विलोपन होगा, जिसको कि हम स्थानीय विलोपन कह रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आपका मास एक्सटेंशन होगा, जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से आपकी घटने लगेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? तो सबसे पहले यही अंडरलाइन कर लीजिए। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, सत्य दिया रहता है तो उसको असत्य पढ़ लेते हैं, और असत्य दिया रहता है तो उसको सत्य पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सत्य की बात की गई है, ट्रू की बात की गई है। Which of the following statement is true with regards to the water on a global scale? ट्रू की बात की गई है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है। There is not enough water available per capita. दूसरा ऑप्शन दिया गया है हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। We cannot reuse water. थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, किंतु फिर भी इसकी कमी है। There is a lot of water and yet there is scarcity. और आखिरी दिया गया है विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है।
द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज कंस्टेंटली डिक्रीजिंग इन क्वांटिटी। अच्छा, ट्रू किस बात की गई है? तो अगर आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। यहां पे बोला गया प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, मतलब जल की कमी है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। सी ऑप्शन देखिए, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, ठीक है, इतना देख रहे हैं आप। यहां पर जो बी ऑप्शन है वो लिखा है हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट रीयूज वाटर। आप देखिए हमेशा हम लोग वाटर को रीयूज करने की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि वाटर के वेस्टेज को कम करना है। और वाटर का वेस्टेज कैसे कम होगा? अगर हम पानी को रीयूज करें, कहा जाता है रीयूज ऑफ वाटर। तो आपका ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, बी गलत हो गया, ठीक है। अब डी ऑप्शन देखिए, विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन क्वांटिटी। ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूजफुल वाटर है, जो पानी के जो उपयोगी पानी है, ऐसा पानी जिसका कि हम उपयोग कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी आपकी घटती जा रही है, ये कहा जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसको सही करिएगा, मैंने पॉपुलेशन कह दिया है। वाटर पॉल्यूशन के बढ़ने के कारण जो यूजफुल वाटर है उसकी क्वांटिटी घटती जा रही है, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है आपका। अब आप देखिए, अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें, हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ में अप्रोक्सीमेटली 71% वो अर्थ जो है वो वहां अर्थ पे पानी है, ठीक है। अर्थ पे वाटर है, क्या है? पानी है। और अप्रोक्सीमेटली 29% लैंड है, जमीन है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं पानी की वजह से। लेकिन इस 71% वाटर में, ठीक है, कितना पानी आप खाली यूज कर सकते हैं? 3%। 3% पानी ऐसा है जो कि हम यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। और उसमें से भी आपका 2.4% अप्रोक्सीमेटली 2.4% अप्रोक्सीमेटली जो पानी है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, जमा हुआ है। और बचा 0.6% पानी ही जो कि आपकी नदियों में बह रहा है या फिर वेल में है या फिर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैंने ये डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, आपके अंदर एक जानकारी उत्पन्न करने के लिए बताया है कि जो अर्थ है उसमें 71% आपका वाटर है, ठीक है, जिसमें से खाली 3% अप्रोक्सीमेटली पानी ऐसा है जो कि हम यूज कर सकते हैं। और बाकी पानी आपका खारा पानी है, ठीक है, सॉल्टी वाटर है जो कि ओशियंस के फॉर्म में है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या दिया गया है? पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, अभी बताया 71% जो पृथ्वी है उस पर पानी है, लेकिन जिसमें से खाली 3% पानी ही उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि बाकी पानी आपका खारा पानी है, ठीक है। येट देयर इज अ स्कार्सिटी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? Which one of the following fuel causes minimum environmental pollution? ठीक है, मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात की जा रही है, मतलब आपके इको फ्रेंडली फ्यूल की बात की जा रही है। पहला डीजल, दूसरा कोयला, तीसरा हाइड्रोजन और आखिरी आपका दिया गया है केरोसिन। ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार आपसे पेपर में पूछा गया था कौन सा इको फ्रेंडली फ्यूल है और उसमें हाइड्रोजन दिया गया था, और यहां पे उसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ लिया गया है कि कौन सबसे मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो आपका हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डीजल, कोयला और केरोसिन ये सब आपके इन एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और कई ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जलने पर, जिससे कि आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? Which one of the following is an abiotic component of ecosystem? सबसे पहला पौधा दिया है प्लांट, दूसरा कवक दिया है फंजी, तीसरा ह्यूमस दिया है आपका, और आखिरी आपका बैक्टीरिया दिया है। ठीक है, ह्यूमस दिया है और बैक्टीरिया दिया है। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम के आपके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? एक आपका बायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोटिक, और दूसरा आपका अबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? जैविक घटक। जैविक घटक कहते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट को, और ये आपका अजैविक घटक। अजैविक घटक। ठीक है, अब बायो है, जैविक है, मतलब आपका लाइफ होगा, जीवन होगा इसमें, और अजैविक है तो नॉन लिविंग होगा। एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा, मतलब इसमें कोई लाइफ नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए यहां पे क्या पूछा गया है? अबायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है। तो प्लांट्स में लाइफ होती है, हाँ पता है ना, प्लांट्स में लाइफ होती है, बचपन से पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, ये नहीं होगा, पौधे नहीं होंगे। फिर दूसरा है कवक, फंजाई। फंजाई में लाइफ होती है। फंजाई आपका क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो ठीक है, फंजाई में भी लाइफ होती है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। बैक्टीरिया इसी तरीके से, जैसे फंजाई डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, अपघटन का काम करते हैं, बैक्टीरिया भी करता है, इनके अंदर भी जीवन होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब आपका बचा ह्यूमस। तो ह्यूमस जो है वो आपका अबायोटिक फैक्टर होता है, इसमें लाइफ नहीं होती है, ये जिंदा नहीं होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ होते हैं आपके। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। कई बार पेपर में यहां से प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या होता है? ठीक है, द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू द अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट इन, यहां पे यूवी की बात की जा रही है, पैराबैंगनी किरणों की बात की जा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज की बात की जा रही है। पहला आपका दिया गया है डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है डैमेज टू द लंग्स, तीसरा दिया गया है त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर, और आखिरी दिया गया है अमाशय के अल्सर, पेक्टिक अल्सर। अच्छा, आपने अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि एसपीएफ वाली क्रीम यूज करिए, जो कि आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, आपको सन बर्न नहीं होगा, आप काले नहीं होंगे, टैनिंग नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी सोचा है कि हम सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? इसलिए ना कि टैनिंग ना हो, काले ना हो, स्किन जले ना। तो सबसे पहला प्रभाव, अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, जब भी हम सन की बात करते हैं, सन से कौन सी रेज आ रही है? अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, पैराबैंगनी किरणें आ रही हैं। तो उनसे सबसे पहले कौन प्रभावित होता है? हमारी त्वचा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं स्किन कैंसर। ठीक है, थर्ड आपका सही ऑप्शन होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो जहां जहां थर्ड है उसको कर लीजिए, एक ये थर्ड है और यहां पे थर्ड है। अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन आपकी है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया अमाशय के अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर। अब आप एक चीज समझिए कि अल्ट्रावायलेट रेज यूजुअली हमारे स्किन को डैमेज करती है, आउटर सरफेस जो है उसको डैमेज करती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से जो आपके इनर ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन देखेंगे तो सी को माना जाएगा, अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे तो। ये याद रखिएगा, जब भी हम यूवी रेज की बात करते हैं तो आपके जो आउटर ऑर्गन्स हैं वो आपके डैमेज होते हैं। जैसे अगर आप सन रेज हैं, ठीक है, सूर्य बहुत तेजी से चमक रहा है, आप ऐसे आंखों से उसको देखिए तो कुछ समय बाद आपकी आंखों में दिक्कत लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये आपका आउटर ऑर्गन है, बाहर की तरफ है। ठीक है, आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है, आपके हेयर को डैमेज हो सकता है। समझ में आ रहा है?
लेकिन जो इनर ऑर्गन्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम सही मानेंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र, डैमेज टू द इम्यून सिस्टम और त्वचा का कैंसर ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण। ये चीज याद रखिएगा, एक्सेसिव एक्सपोजर की बात की जा रही है, ठीक है, एक्सेसिव एक्सपोजर की। अच्छा, यहाँ पे और प्रश्न क्या बनते हैं कि जो आपके यूवी रेज हैं उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। ये सब क्वेश्चंस भी यहीं पे लिख लीजिए। यूवी रेज से अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक आने में कौन रोकता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपकी कहां प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में यहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। और यहीं पे एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। अगर आपने पास्ट ईयर का पेपर देखा है तो हमेशा यहां से प्रश्न बनते हैं कि ओजोन लेयर आपकी कहां प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन सी ऐसी लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है? तो ओजोन लेयर रोकती है। कई बार प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि ओजोन लेयर किस रेज को, किन किरणों को धरती पर आने से रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेज को। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सारे पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि प्रश्न कहीं से भी बने आपका प्रश्न गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली इफेक्ट, पहला आपको दिया गया है दांत, दूसरा दिया गया है हृदय, तीसरा दिया गया है किडनी और आखिरी दिया गया है ब्रेन। तो फ्लोराइड पॉल्यूशन से सबसे पहले आपकी टीथ इफेक्ट होती है, दांत इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जहां जिन पानी में फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है वहां के लोगों के आप दांत देखेंगे अजीब से पीले पीले, टूटे टूटे, खराब से दांत होते हैं वहां के लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण का प्रकार है। द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू ग्रेटर एक्सटेंट इज। देखिए इसमें इनका कहने का मतलब है कि सारा पॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं आपके ताजमहल को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसके वजह से ताजमहल सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। अभी आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, जिसको कि जल प्रदूषण कहते हैं, मृदा जिसको कि हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं, और शोर प्रदूषण जिसको कि नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो ताजमहल है उसके जो मार्बल्स हैं, व्हाइट मार्बल से बना है ताजमहल, तो व्हाइट मार्बल जो है वो आपके पीले पड़ते जा रहे हैं, येलो पड़ते जा रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, और इनकी जो शाइन है वो कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण का, ठीक है। वायु प्रदूषण से इनके जो मार्बल्स हैं वो पीले पड़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब यहां पर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, द डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स विच आर थ्रोन अवे आफ्टर ईटिंग फूड शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल विद अ लाइट वेट। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, ये विषैले पदार्थ की बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। सी आपको दिया गया है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और आखिरी ऑप्शन आपको दिया गया है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। एक बार मैंने क्लास में आपको बताया है कि जो वेस्ट होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, और एक आपका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं इसको नॉन बायो लिख दे रही हूं, ठीक है।
समझ जाइएगा। तो जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, ये वो वेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी डिग्रेड कर जाते हैं। जैसे किचन से निकला हुआ वेस्ट अगर आप ले जाके मिट्टी में गाड़ दीजिए और कुछ समय बाद उस मिट्टी को हटा के देखेंगे तो जो किचन से निकले हुए वेस्ट थे, आलू का छिलका, प्याज का छिलका या किसी भी सब्जी का छिलका या दाल, खराब दाल, कुछ भी, वो आपके मिट्टी बन गई रहती, मतलब वो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाती है, डिग्रेड कर जाती है, इनका अपघटन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये काफी लंबे समय तक आपके एनवायरनमेंट में सस्टेन करते हैं, रहते हैं, ये इतनी जल्दी सड़ते गलते नहीं हैं, इसी वजह से हम इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और प्लास्टिक जो है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, जो मेटल्स हैं वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन, ठीक है, इनका डिग्रेडेशन बहुत इजीली नहीं हो पाता है, ये काफी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं और एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। तो यहां पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ये दे आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्लास प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं पेपर में, इसीलिए एक एक चीज मैं आपको समझा देती हूं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? द मोस्ट रैपिडली ट्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज। सबसे तेजी से कौन सा नेचुरल रिसोर्स आपका घट रहा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों में आपका आता क्या है? इसमें आपका पानी आएगा, जल आएगा, हवा आएगी, ठीक है, पेड़ आएंगे, समझ में आ रहा है, लैंड आएगा, ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। अब यहां पे पूछा जा रहा है सबसे तेजी से घट कौन रहा है, तो वाटर की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 71% जो है अर्थ पे पानी है, इसी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, तो पानी की कमी नहीं है, ठीक है, इतनी। फिर उसके बाद फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, विंड की बात करते हैं और सनलाइट की बात करते हैं। सन तो आपका सनलाइट जो है वो आपको रोज मिल रही है, ठीक है, और एक्सेसिव अमाउंट में मिल रही है सनलाइट, तो इसकी भी घटने की ये कोई वो नहीं है गुंजाइश। आप लोग तो ओजोन लेयर भी बढ़ती जा रही है, पता है ना, ओजोन लेयर बढ़ती जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, लेकिन याद रखिएगा एक्सेसिव सनलाइट स्किन के लिए हार्मफुल होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, चीजों को कोरिलेट करके पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका वाटर और सनलाइट गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और जल की कमी तो गई। अब यहां पर पूछा गया है सबसे रैपिडली कौन डिक्रीज कर रहा है, तो आप समझिए यहां पर फॉरेस्ट इतनी तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण इतनी तेजी से आपके वनों को काटा जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए अगर एक पेड़ काटने में आपको 1 दिन लगता है तो उस पेड़ को उगने में और उतना मैच्योर होने में हो सकता है 10 से 20 साल लग जाए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या होगा? फॉरेस्ट। इतनी चीजें समझ में आ गई क्लास? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझ में आ गया। जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो आपके नेचुरल रिसोर्स होते हैं। प्रकृति ने हमें ये संसाधन दिए हैं, प्रकृति द्वारा हमको ये संसाधन प्रोवाइड किए गए, मैन मेड नहीं है। हवा, पानी, जल, समझ में आ रहा है, सनलाइट, सब आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सप्लोरेशन इन EVS इज। अच्छा क्लास, ऐसे प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है आप ये कहीं पढ़े हो तभी आप ऐसे प्रश्न सॉल्व कर पाए। अब देखिए क्यों बार बार फोकस किया जाता है कि हमें शैक्षिक भ्रमण पे ले जाया जाए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बच्चों की ऊर्जा को विकसित रखना, टू डेवलप द एनर्जी इन चाइल्ड। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप जब बाहर घूमने जाते हो, चीजों को देखते हो तो आप डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस कर रहे रहते हो। फिर समाजीकरण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सोशलाइजेशन। और आखिरी दिया गया है टीम भावना बढ़ाना, टू प्रमोट टीम स्पिरिट,
ठीक है, यहां पे बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। बेसिक ऑब्जेक्टिव पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य। तो मूल्य उद्देश्य जब आपको बाहर ले जाके चीजें दिखाई जाती है, आपको एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सके, हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सके चीजों के बारे में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। पर्यावरणीय शिक्षा से अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज। पहला, विद्यार्थियों पे अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए। टू एंगेज स्टूडेंट विद द बर्डन सम शेड्यूल। बी, पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान करना। अवेयर चिल्ड्रन अबाउट द एनवायरमेंट। सी, विद्यार्थियों का समग्रता से ज्ञान करना। टू एंटरटेन चिल्ड्रन। और फिर डी है आपका, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन थ्रू एजुकेशन। अच्छा, एनवायरमेंटल एजुकेशन पे क्यों फोकस किया जाता है? एक बहुत बड़ा कारण होता है, जब बच्चों को एनवायरमेंट पढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अवेयरनेस का मेन पर्पस क्या है? अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, आप अवेयर हो गए, लेकिन आप जागरूक तो हो गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम किस तरीके से एनवायरमेंट को सेव करेंगे, तो उस जागरूकता का क्या मतलब? तो मेन पर्पस एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या है? शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, ताकि बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में जाने और उनको समझ में आए कि हम किस तरीके से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसलिए उनको पर्यावरण अध्ययन करवाया जाता है। टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन थ्रू एजुकेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? After the lunch break, while teaching environmental education (EVS), you find that students are not taking interest in the lecture या in the lesson. What would you do? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। Use of audio visual aids based on the multiple intelligence to make the lesson interesting. दूसरा दिया गया है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, चेंज द टॉपिक इमीडिएटली। तीसरा दिया गया है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड। और आखिरी, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। आस्क देम टू पुट देयर हेड डाउन ऑन द डेस्क एंड रिलैक्स। ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर हम बच्चे होते और हमसे इन चार ऑप्शन में पूछा जाता कि आप क्या करेंगे, बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो कहते हैं कि मैम या तो खेलने के लिए ले जाइए हम लोगों को, या तो फिर कहिए कि आराम से कुर्सी पर हेड डाउन कर ले हम लोग टेबल पे। तो ये ऑप्शन बच्चे कहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे किसकी तरह सोचना है? एक टीचर की तरह सोचना है। तो इसको एक टीचर की तरह सोच के इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप टीचर होते और लंच ब्रेक के बाद बच्चे आपके लेक्चर में बोर हो रहे होते तो आप क्या करते? ठीक है, तो टीचर का काम क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाना, जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उनको बहुत सरलता से उस चीज को समझाना, ताकि बच्चे उस चीज को समझ पाए। ठीक है, अब किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट को गेन करने के लिए आप चाहे तो ऑडियो विजुअल क्लिप्स का यूज कर सकते हैं पढ़ाने को और इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे मैं क्लास में आपको फोटोज दिखाती हूँ कि यहाँ से देख लो, ठीक है, ताकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको देखें, अरे वाह मैम समझ में आ गया। तो यहाँ पे एज अ टीचर जब आप सोचेंगे तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन अ मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। जब लेसन इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको पढ़ेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक टीचर की तरह सोचिएगा, ठीक है, ना कि एक बच्चे की तरह सोच के आंसर लगा के आइएगा और खुश हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैव
बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन इन EVS 2? किस रीजन की वजह से एनसीईआरटी की बुक्स में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता दी गई है और स्थान दिया गया है? इसका रीजन पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अक्सर उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अवसर लिख लीजिएगा इसको, अवसर उपलब्ध कराने के लिए, अक्सर नहीं, अवसर उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर फॉर द कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग। सी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। और आखिरी है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहां पर आपको बोला गया हायर प्रायोरिटी और स्पेस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्यों दिया जाता है EVS में? तो इसका मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं वो चिंतन कर सके, समझ में आ रहा है, वो चीजों को समझ सके, उनके बारे में सोच सके। इसलिए बार बार एनसीईआरटी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करता है, आपके डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, ताकि बच्चे उन एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को कोरिलेट कर सके। ये एक ईजी मेथड होता है छोटे छोटे बच्चों को समझने के लिए। जब उनको घर का एग्जाम्पल दिया जाता है, दोस्तों के बीच का एग्जाम्पल दिया जाता है, स्कूल का एग्जाम्पल दिया जाता है, वो जल्दी से चीजें समझ लेते हैं। स्पेस क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चे अपनी चीजें लिख सके जो वो सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्लास, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ी देर बस सोचना है कि क्या एकदम एग्जैक्ट पॉइंट हो सकता है। और आपको जब ये सब प्रश्न आप हल करेंगे तो आप एज अ टीचर अपने आप को रख के ये प्रश्नों को हल करेंगे, ना कि स्टूडेंट की तरह। अगर स्टूडेंट की तरह करेंगे कि भाई मैं तो एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी क्या सोच रहा है उसके अनुसार मैं आंसर लगाऊंगा, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको एक शिक्षक की तरह इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप क्या सोचते हैं, ठीक है, तब आपके प्रश्न सही होंगे। चलिए अगला देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, ठीक है। उसके द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है, ठीक है। आंचल frequently asks probing and imaginative question in her class 5 of EVS. By doing so, she aims at improving. By doing so, she aims at improving. सबसे पहले अवलोकन कौशलों, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, संवेदनात्मक कौशल को, फिर चिंतन कौशल को, या फिर बोलने संबंधी कौशल को। ऑब्जर्वेशन स्किल, इमोशनल स्किल, थिंकिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल। अब आप बताइए, जब अब क्या आपको कैसे सोचना है? मैं फिर कहूंगी कि यहाँ पे आपको एज अ टीचर सोचना है। आप एक टीचर हैं, आप एनवायरमेंट के टीचर हैं, आप क्लास 5th को पढ़ाते हैं और आप अपने क्लास में कई प्रश्न पूछते हैं, फ्रीक्वेंट प्रश्न अपने बच्चों से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्या आप उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल को देखना चाहते हैं, इमोशनल स्किल को देखना चाहते हैं, थिंकिंग स्किल को देखना चाहते हैं, या फिर स्पीकिंग स्किल को देखना चाहते हैं? अगर कम्युनिकेशन की क्लास होती, इंग्लिश की क्लास होती, तो हम कहते हैं कि स्पीकिंग स्किल को चेक किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई मॉरल की क्लास होती, ठीक है, मॉरल वैल्यूज की बात हो रही होती, मॉरल साइंस की क्लास होती, तो हो सकता है वहां पे थिंकिंग स्किल को देखा जा रहा हो, इमोशनल स्किल को देखा जा रहा हो। लेकिन यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपकी इन्वायरमेंट की क्लास है, EVS की क्लास है, तो यहां पर आपके चिंतन कौशल को देखेंगे, थिंकिंग स्किल्स को देखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्वेशन स्किल तब होता जब आपका मैथ्स का होता या फिर आप कोई साइंस की क्लास कर रहे होते, तो वहां पे आपका ऑब्जर्वेशन देखा जाता, ठीक है। यहाँ पे आप किस तरीके से एनवायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, बार बार इस पे फोकस किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है।
A teacher asks every children to use some waste material from their homes and make something useful out of it. The pedagogical intention of the teacher is not, यहाँ पे not लिखा है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, जस्ट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। दूसरा, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, डेवलप द क्रिएटिविटी अमंग द चिल्ड्रन। सी, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस। आखिरी, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना, ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल मेड आउट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं विच ऑफ द इज नॉट द इंटेंशन ऑफ टीचर, ठीक है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। अगर कोई शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों से कह रहा है कुछ वेस्ट मटेरियल से आप कुछ नए मटेरियल्स बनाइए, कुछ नए आइटम्स बनाइए, उनको रीयूज करिए, जो वेस्ट मटेरियल है उनको रीयूज करके कुछ नया बनाइए, तो यहाँ पे हो सकता है वो बच्चों के में क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहा हो, सृजनशीलता का विकास करना चाहता हो ना। भाई आप क्रिएटिविटी ही तो दिखा रहे हैं जब आप वेस्ट मटेरियल से कुछ नई चीजें बना रहे हैं। तो बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण, मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस। सही बात है, जब आप वेस्ट को यूज करके कोई नई चीज बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 3 R's के बारे में जान रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल के बारे में, ठीक है। और उनसे बनी सामग्री का हो सकता है आप एग्जीबिशन लगाइए, ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल मेड आउट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये जो है जस्ट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये पर्पस नहीं होगा, ठीक है, ये पर्पस नहीं होगा क्योंकि शैक्षिक अभिप्राय नहीं है पूछा गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे 15 प्रश्नों के साथ। आज की जो क्लास थी उसमें आपको एज अ टीचर की तरह सोचना था, तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा जब भी आप एग्जाम में बैठिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।